एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, इसका फटाफट से अपने नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था इस चीज़ से रिलेटेड, तो कुछ बच्चों ने बोला कि उनको सिर्फ PDF का लिंक दे दो, उतना काफ़ी है। बट एक दो स्टूडेंट ने बोला है कि उन्हें वीडियो चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं फिर वीडियो बना दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस PDF का लिंक। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर जो है वो शुरू होता है कि इसमें जो टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहेगा। तो 11वीं शताब्दी से क्या हो रहा था, भारत के इतिहास में नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि बाहर से कई सारे अटैक होने लगते हैं। कहाँ से होने लगते हैं, हिंदू कुश पर्वत के पार से। ठीक है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत फैले हुए हैं भारत में इधर की तरफ, और इसी के पार से, इसी को पार कर करके काफ़ी सारे जो लोग थे वो भारत में अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं। ठीक है, तो इनमें मुख्य रूप से तुर्क थे, अफगान थे और बाद में मुगल शासक थे। ओके, अब इन आक्रमणों और नए राजवंशों के उदय ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि भारत में इस समय पर क्या हो रहा है, बार बार जो है वो आक्रमण हो रहे हैं, बार बार नए नए राजवंश उभर कर आ रहे हैं। तो बार बार भारत का जो मानचित्र है वो बदलता रहा। ठीक है, इस अवधि में क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर में, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी शक्तियाँ उभरी। ओके, फिर दूसरी ओर इनका रेजिस्टेंस कौन कर रहे थे, मतलब इनका विरोध कौन कौन कर रहे थे, तो मेवाड़, पूर्वी गंग, होयसल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने इन विदेशी आक्रमणों का विरोध किया था। ठीक है, तो सबके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट, मतलब इसका निर्माण आरंभ किया था, क्योंकि कुतुब मीनार ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं बनवा पाया था, बीच में ही मर गया था, इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि आरंभ कराया था। बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर दिल्ली में एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, सल्तनत काल की प्रारंभिक मस्जिदों में से एक है। ओके, शुरुआती मस्जिदों में से या सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है सल्तनत काल की। तो कहाँ पर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में ही लोकेटेड है और कुतुब मीनार के पास में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको दिख रही होगी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका ये एक पार्ट यहाँ पर शो किया गया है। फिर दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, तो कहानी शुरू होती है 1192 से, वैसे बेसिकली इससे भी पहले शुरू होती है। 1191 में क्या होता है, 1191 में एक इंसान आता है अफगानिस्तान नाम की जगह से। ठीक है, मतलब वो आज का अफगानिस्तान है, लेकिन उस समय तुर्क वाला एरिया हुआ करता था, तो वहाँ से आता है मोहम्मद घोरी। ठीक है, या गोरी भी इसको बोल सकते हैं, गोरी या घोरी कुछ भी बोल लो। तो ये आता है भारत में, और भारत में बैठे हुए थे जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अजमेर वाली जगह पर। तो इनसे हार गया था ये मोहम्मद घोरी और वापस से चला गया था। ठीक है, फिर 1192 में ये दोबारा आता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। यहाँ पर जो हुआ था ये तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, अब दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और क्या हो जाता है इसके बाद में उत्तरी भारत में तुर्क शक्ति मजबूत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तुर्क वाले रीजन से ही तो आया था मोहम्मद घोरी, तो अभी उत्तरी भारत में इनकी शक्ति मजबूत होने लग जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं। ठीक है, फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। कैसे कि जो मोहम्मद घोरी था ना, उसकी 1206 में ही मृत्यु हो गई थी, और जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, तो उसने क्या किया था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा दिया था, जो भी उसने क्षेत्र जीते थे जैसे कि दिल्ली, अजमेर, इन सभी जगहों की देखरेख करने के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। ठीक है, अब 1206 में जब मोहम्मद घोरी ही मर गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था, इसीलिए ये जो पहला वंश बना इसको हम बोलते हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश। मामलुक का मतलब भी गुलाम ही होता है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है मामलुक।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वंश हैं? सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। ये आपको क्रम से याद रखने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि पहले खिलजी कर दिया, फिर सैयद, फिर तुगलक, फिर गुलाम, ऐसा मत करना। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, मैंने बताई भी थी। इसको याद रखने की ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब जैसे ही गुलाब खिल रहा है वैसे ही आपको सांस आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो गुलाब से क्या हो जाएगा, यहाँ से गुलाम बन जाएगा, और खिले से खिलजी बन गया, तो से तुगलक बन गया, सांस से सैयद डायनेस्टी बन गई या सैयद वंश बन गया, और लो से लोदी वंश बन गया, ठीक है। अब फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, कौन सा? गुलाम वंश जो है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो क्या बताओगे? गुलाम वंश है, ठीक है, ना कि ये बताओगे कि खिलजी वंश है, ठीक है। फिर दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, और उसका प्रमुख शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये संस्थापक नहीं है, ये प्रमुख शासक है, ठीक है, याद रखना। फिर आता है तुगलक वंश, इसका प्रमुख शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर सैयद वंश आता है, उसके बाद में अंतिम वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, वो है लोदी वंश। और इसी लोदी वंश के समय पर बाबर आ जाता है उज़्बेकिस्तान से और पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत लगभग 1206 से 1526 तक बनी रही थी। और ये आपको ये मैप देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है वो दिल्ली सल्तनत दिखाई गई है। एक तो तुगलक के समय का टाइम दिखाया गया है कि तुगलकों के समय पर लगभग पूरा भारत उनके कब्जे में था, ठीक है, इतना एरिया जो आपको दिख रहा होगा। फिर ये जो है वो लोदी वंश के समय पर और सिकुड़ गया, ये छोटा सा एरिया ही रह गया, बाकी के सारे क्षेत्र अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। चले फिर आगे। तो ये हो गई हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब दिल्ली सल्तनत की विशेषताएं क्या क्या थीं, तो यहाँ पर अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए विशेषताएं क्या हैं ये बताओ, तो बता देना राजनीतिक अस्थिरता थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सत्ता संघर्ष चल रहा था। कोई भी इंसान जो है किसी को भी मारकर राजा बन रहा था, या हम सुल्तान कह सकते हैं, सुल्तान बन रहा था। तो जो शासकों का औसत शासनकाल रहता है वो लगभग 9 वर्ष ही रहता है, क्योंकि नहीं पता कब कौन मार दिया जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से अस्थिरता बहुत ज़्यादा बनी रहती है और यहाँ पर लगातार युद्ध भी बने रहते हैं, ओके। फिर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे सैन्य अभियान दिल्ली सल्तनत में चलाए जाते हैं। सैन्य अभियान मतलब बहुत सारे युद्ध करे जाते हैं, ओके। फिर जजिया कर लगाया जाता है। जजिया कर किस पर लगाया जाता है? जो गैर मुसलमान थे, ठीक है, नॉन मुस्लिम पीपल जो थे, ओके। फिर बहुत सारे मंदिर को, नगरों को लूटा गया था, उन पर भी आक्रमण किया गया था। तो ये सारी विशेषताएं थी दिल्ली सल्तनत की। फिर दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आता है, उसमें एक मेन जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने क्या क्या काम किए थे? मंगोलों का आक्रमण विफल किया था, ठीक है। मंगोल जो थे वो वहाँ से मंगोल वाले एरिया से आए थे। जैसे कि अगर मैं ये बताऊँ, ये मान लो एशिया है, ठीक है, एशिया में ये भारत है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? ये मंगोलों का पूरा साम्राज्य था। तो यहीं से ये आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए। लेकिन दिल्ली में कौन बैठा था? दिल्ली में बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने उन मंगोलों का आक्रमण विफल कर दिया था, उन्हें मार के भगा दिया था। तो वो भारत में एंट्री नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। या फिर हम बोल सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो दक्षिण भारत तक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया था? चांदी का टका जारी किया था। टका क्या था? टका एक सिक्का था, ठीक है। तो ये सिक्का जो था टका चांदी का था, याद रखना, ओके। इस पर क्या लिखा था? इस पर फारसी में लिखा था सिकंदर सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर या दूसरा सिकंदर। क्यों लिखा था ये? क्योंकि सिकंदर नाम का एक इंसान था, वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। वैसा ही सपना अलाउद्दीन खिलजी का भी था, ये भी पूरी दुनिया जीतना चाहता था, इसीलिए इसने अपने आप को सिकंदर सानी बोला, ठीक है। फिर मलिक काफूर की अगर हम बात करें तो मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन का गुलाम सेना नायक। सबसे पहले तो गुलाम ही था ये अलाउद्दीन खिलजी का, फिर इसको सेना नायक बना दिया, मतलब जो सेना होती है उसका लीडर, सेनापति हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत तक इसने सल्तनत का विस्तार किया था। किसने? मलिक काफूर ने सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था। जीते गए प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो श्रीरंगम है, मदुरई है, चिदम्बरम और रामेश्वरम। ये किसने जीते थे? मलिक काफूर ने जीते थे, दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ठीक है। महत्व क्या है? दक्षिण भारत से जो भी
धन संपत्ति मिल रही थी, उसने सल्तनत की सैन्य शक्ति बढ़ाई, क्योंकि पैसा आ रहा है साउथ इंडिया को लूट लूट कर, और जो भी पैसा आएगा उसको किस में लगाया जाएगा, उसको सेना में लगाया जाएगा, है ना। सेना जो है वो ज़्यादा लोग अब रखे जा सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ी सेना बन सकती है, तो और ज़्यादा सैन्य अभियान चलाए जा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, इसी वजह से सैन्य शक्ति बढ़ रही थी। तो ये बात होगी अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। अब उसके बाद में खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, गुल खिले तो सांस लो। तो वाला कौन सा है, तो वाला है तुगलक। उसी में ही एक राजा था या सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने क्या क्या काम किए थे, इसकी कुछ प्रमुख योजनाएं थी। सबसे पहला काम था राजधानी परिवर्तन, और दूसरा काम था सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। राजधानी परिवर्तन में इसने क्या किया था, इसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। तो उस समय तो इसका नाम था देवगिरी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था, तो दौलताबाद इसका आज का नाम भी है, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसने राजधानी परिवर्तित करी क्यों थी, कारण क्या था, क्योंकि इसे लगता था कि साम्राज्य के मध्य में स्थित है वो, तो वहाँ से बेहतर प्रशासन हो सकेगा, ठीक है। मान लो ये इंडिया का मैप है, इसको क्या लग रहा है, यहाँ पर अभी दिल्ली है, ये नॉर्थ में बैठा हुआ है, और जो है वो नीचे साउथ तक के एरिया को ये ठीक से प्रशासित नहीं कर पा रहा है, ठीक से नज़र नहीं रख पा रहा है। तो इसको ये लगा कि जो देवगिरी है वो साम्राज्य के बीच में स्थित है, ये मान लो देवगिरी है, तो यहाँ से अच्छे से वो सब जगहों पर नज़र रख पाएगा, अच्छे से प्रशासन कर पाएगा, इसीलिए उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। फिर इसका परिणाम क्या होता है, जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जनहानि होती है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इसमें, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद आना एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना होता है, ठीक है। इस बीच में कब इनको लूट लिया जाए, इनके पास अगर खाना ख़त्म हो जाए तो ये मर भी सकते हैं, ठीक है। खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो मरेंगे ना, इसीलिए जनहानि होगी, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इससे। तो ये योजना हो जाती है असफल, और राजधानी को फिर से दिल्ली लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो पहली योजना देखी राजधानी परिवर्तन की, जो कि बिल्कुल असफल हो जाती है। दूसरी इसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा की। सांकेतिक मुद्रा मतलब क्या होता है, हम एक सस्ती सी मुद्रा जो है वो निकाल देते हैं, जिसका हम एक मूल्य निर्धारित कर देते हैं कि जैसे मान लो एक सोने का सिक्का है जिसका मूल्य है लगभग 100 रुपये, ये मानकर चलो, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये इसका मूल्य है, इसी मूल्य का हमने एक सस्ती धातु का एक सिक्का चला दिया, मान लो हमने कॉपर का सिक्का चला दिया, ठीक है। 100 रुपये का मूल्य है इस कॉपर के सिक्के का, तो यही है टोकन करेंसी। ये कॉपर क्या है, ये इसी गोल्ड की, इसी सोने के सिक्के की टोकन करेंसी है। सांकेतिक मुद्रा एक संकेत के रूप में काम कर रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य दिया था। मतलब अगर एक चांदी का सिक्का दोगे, उससे जितना सामान तुम ले सकते हो, वही तुम अगर एक कॉपर का सिक्का दे दोगे, तांबे का सिक्का दे दोगे, तो उससे उतना ही सामान ले पाओगे, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, नकली सिक्के बनने लगे, लोग घर घर में सिक्के ढालने लगे ऐसे, ठीक है। व्यापार में भ्रम फैल गया। भ्रम मतलब कैसे फैल गया, जो व्यापारी थे अब वो क्या कर रहे हैं, वो नकली और असली सिक्के को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर घर में हर कोई बना ले रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर रहे थे। मतलब अगर उन्हें कोई वो तांबे के सिक्के दे रहा था तो वो बोल रहे थे कि हम नहीं ले रहे, ये पैसे अपने पास ही रखो इसे। तो व्यापार में भ्रम फैल गया, व्यापार को भी थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा इससे, क्योंकि व्यापार में नुकसान पहुँच रहा था, और योजना विफल रही। तो दोनों की दोनों जो योजना इसने बनाई थी, एक तो राजधानी परिवर्तन की और सांकेतिक मुद्रा की, ये दोनों ही फेल हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलें। तो सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी था वो कैसा मामला चल रहा था। तो सबसे पहले तो आय के सोर्स क्या थे, पैसे के इनकम के सोर्स क्या थे। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा था, सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे काफ़ी सारे, तो वहाँ से लूट करी जा रही थी, वहाँ से पैसा आ रहा था, ठीक है। साधारण जन जो कॉमन पीपल होते हैं, और जो विजित क्षेत्र थे, विजित क्षेत्र यानी कि जीते हुए जो भी क्षेत्र थे, उन पर कर लगाए गए, तो कर से पैसा आया, ठीक है। फिर गुलाम व्यापार से पैसा आ रहा था, याद रखना ऐसे सल्तनत काल में गुलाम व्यापार हो रहा था, ठीक है। गुलाम मतलब कि एक इंसान को गुलाम बनाया और उसको किसी दूसरे इंसान को बेच दिया। अब ये पूरी उम्र अपने मरते दम तक उस इंसान का गुलाम बना रहेगा, वही होता है गुलाम व्यापार, ठीक है। और जो भी लूटपाट हो रही थी उसने क्या किया, व्यापारिक नेटवर्क को और कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, क्योंकि अगर लूटपाट होगी तो व्यापारी ना डरे रहेंगे। वो ये सोचेंगे कि अगर हम जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, एक व्यापारी यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो उसे ये लग रहा है कि अगर मैं निकला सामान लेकर तो मुझे कभी भी लूटा जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, व्यापारिक नेटवर्क प्रभावित हो रहे हैं। अब जब ये प्रभावित होंगे तो अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी।
इसी तरीके से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा था। अब जब सेना जो है वो कभी भी किसी को भी लूट सकती है, किसी की भी सेना, ठीक है, पूरी की पूरी जो फसल खड़ी रहती है खेत में, मान लो ये खेत है, यहाँ पर फसल खड़ी हुई है, सेना, बहुत सारी सेना आई, इस खेत में से निकल गई, पूरी की पूरी फसल को रौंद गई, तो फसल खराब हो गई, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पर रहते थे। तो आय के स्रोत तो ये हो गए, ठीक है। फिर खर्च क्या रहते थे इन लोगों के दिल्ली सल्तनत के समय पर? खर्च सेना पर रहता था, हथियार पर, प्रशासन पर और दरबार पर। ये तो मेनली रहते ही हैं सारे के सारे समयों पर, मुगल काल की बात कर लें चाहे किसी की भी हम बात कर लें, ठीक है। अभिजात वर्ग की बात करें, अभिजात वर्ग मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे वो महलों में रहते थे, ठीक है, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। विलासितापूर्ण जीवन मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो, ठीक है, मतलब ठाठ से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुमूल्य वस्त्र पहन रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े आभूषण पहन रहे हैं, सोने के चांदी के, और अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी मस्त मौला रहते थे, मस्त से रहते थे, ठीक है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है बुद्ध शिकन का। बुद्ध शिकन मतलब क्या है? प्रतिमा विनाशवाद, मतलब प्रतिमा जो है यानी कि जो मूर्ति है उसको तोड़ना, उसका विनाश करना, ठीक है, वही है बुद्ध शिकन, याद रखना ये। तो जो भी मूर्ति पूजक माने जाने वाले प्रतीक होते हैं या जो भी धार्मिक चित्र होते हैं उनको अस्वीकार करना या उनको नष्ट करना। मान लो मूर्ति है कोई, तो मूर्ति को तोड़ देना। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, इसीलिए जो भी मूर्ति पूजक माने जाते हैं, जो भी चीज़ें मानी जाती हैं, उनको नष्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है बुद्ध शिकन। और इस अवधि में जो दिल्ली सल्तनत वाला या जो मध्यकाल वाला समय रहा उसमें बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरों में जो भी पवित्र पूजनीय मूर्तियां थीं उन सब पर बहुत सारे प्रहार किए गए, उनको नष्ट किया गया, ठीक है। तो बुद्ध शिकन का कॉन्सेप्ट हो गया, क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ा जाना, किसी भी मूर्ति को नहीं, जिसको मूर्ति पूजक माना जा रहा है, जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है उस मूर्ति को तोड़ा जाना, वो होता है बुद्ध शिकन। ओके, अब आगे आते हैं। जजिया कर क्या था? जजिया कर था गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर, ठीक है। जो गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब पर जजिया कर लग रहा है। उद्देश्य क्या था? क्यों लगाया जा रहा था ये? सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मतलब जो सुल्तान है वो ये कह रहा है कि मैं तो जो है वो मुस्लिमों की सुरक्षा करूंगा, बस तुम लोग गैर मुस्लिम हो, तुम्हारी क्यों सुरक्षा करूं? ये कॉन्सेप्ट है, कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। तो तुम लोग मुझे जजिया टैक्स दो, तब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे राज्य में आते हो। अब सुल्तान का भी इसमें फ़ायदा है। और क्या वजह थी? क्योंकि वो भारत में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग थे, सबको मार देता अगर, क्योंकि मुस्लिम बहुत कम लोग थे, अगर वो सबको मार भी देता मान लो सुल्तान, तो फिर वो राज किस पर करता? टैक्स किससे लेता? इसीलिए उसने एक तरीका निकाला कि जजिया कर लगाया जाए, है ना। तो उद्देश्य क्या था? सुरक्षा प्रदान करना और सैन्य सेवा से छूट। जो गैर मुस्लिम थे उनको सैन्य सेवा से छूट दी गई थी, मतलब कि वो सेना में काम करने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। ओके, तो इसका प्रभाव क्या रहा? इससे लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप में बुरा महसूस होता था, सामाजिक असंतोष यहाँ से बढ़ने लग जाता है कि मुस्लिमों के साथ में ऐसा व्यवहार, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है और हमसे टैक्स लिया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि हम मुस्लिम नहीं हैं, सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। तो ये बात हो गई जजिया कर की। अब 1398 में होता है तैमूर का आक्रमण। तो ये डेट याद रखना, कब होता है? 1398 में। कहाँ पर आक्रमण करता है ये? दिल्ली में आक्रमण करता है। क्यों आया था ये? धन संपत्ति की लूट के लिए आया था, पैसे लूटने के लिए एक तो, दूसरा धार्मिक युद्ध के लिए, क्योंकि ये मान रहा था तैमूर जो है वो काफिरों की बात बोलता है कि जो भी काफिर हैं, काफिर कौन होते हैं? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, ठीक है। तो जो भी काफिर हैं उनका जो भी पैसा है, जो भी धन संपत्ति है, उसको लूट ली जानी चाहिए, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। वो ये तैमूर समझता था, ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो धार्मिक युद्ध का मतलब यही है, ठीक है। तो इसके आक्रमण का परिणाम ये होता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा विनाश होता है, जनसंहार होता है। जनसंहार क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और लूटपाट होती है। बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम भी बनाया जाता है और सल्तनत की कमज़ोरी यहाँ से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में लूट कर लेकर गया था जो तैमूर था। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। तो जब ये देश में इतनी बड़ी सल्तनत चल रही है तो इनका कोई ना कोई तो प्रतिरोध करेगा। तो किसने प्रतिरोध किया वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले थे नरसिंह देव प्रथम 13वीं शताब्दी में, ठीक है। कहाँ पर थे ये थे पूर्वी गंग वंश में। पूर्वी गंग वंश मतलब क्या है? यहाँ से एक नदी जाती है, गंगा नाम की नदी, ठीक है। और गंगा के अलावा जो ये वाली डायरेक्शन होती है ये होती है पूर्व डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली होती है नॉर्थ, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है यानी कि पूर्व, और ये वाली साउथ और ये वाली
वेस्ट, ठीक है। तो ये पूर्व वाली दिशा है, तो यहाँ पर इस तरीके से गंगा नदी बह रही है, गंगा के ही पूर्व में इस वाली जगह का नाम पड़ गया पूर्वी गंग प्रदेश, ठीक है। समझ गए नाम के पीछे का कॉन्सेप्ट। तो यहीं पर थे, इसी वाली जगह पर कौन थे, ये नरसिंहदेव प्रथम, नाम याद रखना, ओके। तो ये पूर्वी गंग वंश में कौन कौन से राज्य आते थे, अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनके कुछ हिस्से थे, ठीक है। और ये पूर्वी गंग वंश के शक्तिशाली शासक थे नरसिंहदेव प्रथम। इन्होंने क्या क्या किया था, सल्तनत के आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर बनवाया है, उड़ीसा में। किसने बनवाया है, नरसिंहदेव प्रथम ने, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट तुरंत के तुरंत याद करते चलो। फिर जो अगला प्रतिरोध किया था वो किया था मुसुनरी नायक ने। ये मुसुनरी नायक कौन थे, ये थे तेलुगु मुखिया, मतलब साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की बात हो रही है। किसके काल में थे, तुगलक काल में, याद रखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि मुसुनरी नायक खिलजी काल में थे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि ये तुगलक काल में है, ओके। है कौन ये है तेलुगु मुखिया। तो मुसुनरी नायकों ने क्या किया था, 75 से ज़्यादा मुखियाओं का संघ बनाया था, मतलब 75 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया था, एक साथ में लेकर आए थे। और 1330 से 1336 के बीच वारंगल से इन्होंने तुगलक सेना को खदेड़ दिया था, वहाँ से भगा दिया था तुगलक सेना को, ठीक है। अब ये जो इकट्ठा कर रहे हैं इतने सारे मुखियाओं को इकट्ठा करना इतना आसान बात तो है नहीं, ठीक है। तो क्यों इकट्ठा कर पाए, क्योंकि इन सभी का एक कॉमन दुश्मन है, एक कॉमन एनिमी है, वो कौन है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसी वजह से ये सब के सब एक साथ में आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध ये भी कर रहे थे। फिर इसके अलावा एक था होयसल राज्य। ये होयसल राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में ये फैला हुआ था। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये है होयसल राज्य, ठीक है। और वर्तमान के ये कर्नाटक स्टेट आपको दिखेगा, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तो इन्हीं वाले एरिया में ये लोकेटेड था होयसल राज्य, ठीक है। कहाँ का है, दक्षिण भारत का। उत्तर भारत मत कर देना अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो सल्तनत के विरुद्ध लंबे समय तक स्वतंत्र रहा ये। दिल्ली सल्तनत अटैक करती रही, लेकिन ये होयसल राज्य स्वतंत्र बना रहा, उसके कब्जे में नहीं आ पाया। लेकिन इन आक्रमणों की वजह से और जो होयसल राज्य में अपने कुछ आंतरिक संघर्ष चल रहे थे, आंतरिक संघर्ष जैसे कि जो राज्य है या जो गद्दी पर बैठने के लिए आपस में लोग लड़ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या होता है, होयसल राज्य का ह्रास हो जाता है, या हम जैसे बोलते हैं डिक्लाइन हो जाता है। ये राज्य जो है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और मध्य 14वीं शताब्दी में क्या होता है, इसका दक्षिण के ही विजयनगर साम्राज्य में विलय हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। होयसल मंदिर के कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल, एक तो बेलूर मंदिर, एक हालेबिदु का मंदिर, ओके। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये है हालेबिदु का मंदिर और ये है बेलूर मंदिर, ठीक है। इनकी खासियत क्या है कि इनका ये जो प्लेटफॉर्म है, नीचे जो चबूतरा बनाया गया है वो इस तरीके से स्टार शेप में बनाया गया है। हम स्टार बनाते हैं ना, इस तरीके से स्टार के कोने निकले रहते हैं, वैसे ही इसके बहुत सारे कोने निकले हुए हैं और उसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। सेम इसी में पैटर्न अपनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध जो कर रहे थे उसमें एक बहामनी सल्तनत भी थी, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। अभी हम प्रतिरोध में ही पढ़ रहे हैं कि किस किस ने प्रतिरोध किया। तो इसकी स्थापना होती है 1347 में, ठीक है। ये साल याद रखना, 1347 में बहामनी सल्तनत की स्थापना होती है और कुछ समय के लिए दक्कन के अधिकांश भाग पर इसका नियंत्रण रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थी बहामनी सल्तनत, इस एरिया को हम दक्कन बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दक्कन का पठार है। पठार क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो भूमि है वो यहाँ से उठी हुई होती है, ठीक है। अब आगे आ जाएं तो इसके बाद में थे राणा कुंभा। ये राणा कुंभा भी दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध कर रहे थे। तो 15वीं शताब्दी के आसपास के हैं ये। मेवाड़ के महान शासक थे। मेवाड़ कहाँ की कौन सी जगह है, तो ये आपको भारत का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पश्चिम वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया यहाँ पर आपको दिखेगा मेवाड़, ठीक है। यहीं के राजा थे राणा कुंभा। अब इन्होंने क्या किया था, सल्तनत का सफल प्रतिरोध किया था एक तो, और इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। तो याद रखना, अगर ये पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर क्या होगा, राणा कुंभा, ठीक है।
कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अरावली पर्वतमाला क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ पहाड़ इस तरीके से फैले हुए, ठीक है, ये हैं अरावली, और इसी अरावली पहाड़ों में बनवाया था ये कुंभलगढ़ दुर्ग। अब इसी दुर्ग में है लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार, ये जो आपको देखने को मिलेगी। लगातार निरंतर दीवारों जो होती हैं, मतलब बिना टूटी हुई लगातार चली जा रही है, लगातार बनी हुई जो दीवार है वो है ये कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर की दीवार, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है और भारत की सबसे लंबी दीवार है ये, ठीक है। आगे चलें तो इसके बाद में क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगता है कि मध्यकाल में ऐसे स्थानों को दुर्गों के निर्माण के लिए चुना गया। ऐसे स्थान मतलब पहाड़ियों पर जो दुर्ग बनवाए गए, ठीक है। तो इसके पक्ष विपक्ष पर आपको चर्चा करनी है। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे स्थानों का चयन मुख्यतः रणनीतिक सुरक्षा के लिए और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता था। मतलब अपनी ही सुरक्षा बनाने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो किला बनाया जाता था, ताकि शत्रुओं पर भी नज़र रखी जा सके, अगर कोई दूर से आ रहा है तो उस पर नज़र रखी जा सके और उनसे अपने आप को बचाया जा सके, ठीक है। तो पक्ष क्या क्या है, पहला पक्ष है प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि पहाड़ हैं और ऊंचाई पर बने जो दुर्ग हैं उन तक पहुंचना दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूर तक इससे निगरानी बन जाती है, ऊंचाई से शत्रु की गतिविधियों पर पहले से नज़र रखी जा सकती है। जैसे ये है, यहाँ पर दुर्ग है, ठीक है, यहाँ से शत्रु आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ से देख लिया तो पहले से ही ये लोग रक्षा की तैयारी कर लेंगे, पहले से ही अपनी पोजीशन ले लेंगे, तो वो इसका फ़ायदा हो जाता है। फिर कम सैनिकों से रक्षा मिल जाती है, मतलब दुर्गम मार्ग हैं। दुर्गम मार्ग मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल एरिया, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ हैं, बिल्कुल पतले पतले रास्ते होते हैं, जंगल भी हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दुर्गम मार्ग। तो उसकी वजह से कम सैनिकों से भी बड़ी सेना को रोका जा सकता था, कम सैनिक मिलकर इन बड़ी सेना को हरा सकते थे दुर्गम मार्गों की वजह से। चौथा फायदा था युद्ध के समय सुरक्षित आश्रय मिल जाएगा। अगर पहाड़ पर दुर्ग बनाया गया है तो उसी दुर्ग में शरण ले सकते थे राजा, सेना, जनता, सब लोग, ठीक है। उसके अलावा विपक्ष क्या क्या है निर्माण में, एक तो कठिनाई होगी, पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्ग बनाना मुश्किल होगा और महंगा भी होगा, है ना। फिर आपूर्ति की समस्या हो जाएगी, भोजन है, पानी है, बहुत सारी आवश्यकता की वस्तु होती हैं, उनको ऊपर तक पहुंचाना, यहाँ तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तो एक समस्या ये हो जाती है। फिर लंबे घेराव का खतरा रहता है, मतलब कि यदि शत्रु लंबे समय तक दुर्ग को घेर ले, ठीक है, ये जैसे दुर्ग बना हुआ है इसको चारों तरफ से घेर लिया, महीनों तक घेर के बैठा हुआ है दुश्मन, तो अंदर इस दुर्ग के अंदर जो भी खाने पाने की कमी हो जाएगी, संसाधनों की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली इनको बाहर निकलना पड़ेगा। दुश्मन इनको घेर कर बैठा है तो इनको मार देगा, हरा देगा और कब्जा कर लेगा, ठीक है। फिर संचार में कठिनाई होती है, संचार मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अपने संपर्क बनाए रखना, तो क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ मतलब कि बहुत दूर लोकेटेड है, पहाड़ पर जाकर एक किला है, ठीक है, अब यहाँ से और आप आसपास में कोई और इंसान है ही नहीं, मतलब किले में भी हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन और तो कोई नहीं है ना, तो दूर इलाका है, इसका दुर्गम स्थान है, मतलब बहुत मुश्किल जगह पर लोकेटेड है वो किला, तो इसकी वजह से दूसरे दूसरे क्षेत्रों से संपर्क बनाए रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये हो गए इसके पक्ष और इसके विपक्ष, ठीक है। अब आगे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की बात कर ले रहे हैं। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रतिरोध कौन कौन कर रहे थे। तो नरसिंह देव प्रथम हो गए पूर्वी गंग वंश के, मुसनरी नायक हो गए, होयसल राज्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में बहमनी सल्तनत है, राणा कुंभा है और बस इतने थे। इसके बाद में अलग से टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, 1336 में होती है, ये याद रखना आप, ठीक है। कौन करता है, हरिहर और बुक्का करते हैं, दोनों के दोनों भाई थे ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना से पहले ये थे कौन, ये शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन ही राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो तुगलक वंश था वो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था, तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, सब जगह था। तो इस वाले ही एरिया में हरिहर और बुक्का क्या कर रहे थे, राज्यपाल की सेवा दे रहे थे। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने उन लोगों को यहाँ पर भेजा था नज़र रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, यहाँ का शासन संभालने के लिए, ओके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया, ठीक है। तो इनके गुरु थे गुरु विद्यारण्य, ये नाम भी याद रखना। हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे, गुरु विद्यारण्य थे, ठीक है। इनके ही मार्गदर्शन में हम्पी नाम की जगह पर, हम्पी आज का नाम है
प्रेजेंट नाम है, और उस समय पर इसका नाम था विजयनगर। तो विजयनगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी 1336 में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य ये आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया का एक पावरफुल किंगडम यहाँ पर निकल कर आता है। महत्व क्या था? दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना, ठीक है, सबसे बड़ी शक्ति बना। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का इसने मुकाबला भी किया था। ठीक है, फिर विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष, तो किस किस से संघर्ष होता है, लड़ाई किस किस से होती है? बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनतों से होती है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर ये बीजापुर सल्तनत है, ये गोलकोंडा सल्तनत है। ये जो पांचों की पांचों सल्तनतें थीं ये बहामनी सल्तनत से टूट कर बनी थीं। ठीक है, तो उसको अभी हम देख लेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इस बीजापुर से, इस गोलकोंडा से और गजपति शासकों से, उड़ीसा के गजपति शासक, इनका सबसे पहले राज्य था इतना बड़ा, पूरा तट वाला एरिया, पूरा इतना बड़ा एरिया था गजपति शासकों का। ठीक है, तो धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य ने इनको हराया, अपना एरिया बड़ा किया और ये गजपति शासक इतने सिमट कर रह गए। ठीक है, तो इन गजपति शासकों से भी, उड़ीसा के गजपति शासकों से भी विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष होता रहा। फिर इसी में ही विजयनगर साम्राज्य में ही एक शासक आते हैं जिनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके परिचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो 1509 में ये बने थे राजा। ठीक है, और 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के शासन में चरम सीमा पर पहुंचा। ठीक है, मेन फैक्ट ये हो गया। यहाँ पर आप देख पाओगे इनके अंडर में अभी तक विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा था। ठीक है, अब जब कृष्णदेव राय राजा बने तो इन्होंने इस साम्राज्य को और बढ़ाया, और ज़्यादा युद्ध किए, और ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाया। तो अपने चरम सीमा पर जो विजयनगर साम्राज्य था वो कृष्णदेव राय के समय पर पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद में कृष्णदेव राय की उपलब्धियां क्या क्या थी? तो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था, अभी हमने देखा ही, दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ये वाला एरिया दक्कन है ना, तो इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को हरा रहे हैं ये। ठीक है, या इनके शासनकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी होता है, मतलब कि संस्कृति जो मंदिर वगैरह हैं उनको दान मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है, कला का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है, हर चीज़ का विकास हो रहा है। इसीलिए इसको विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, स्वर्ण युग मतलब कि हर एक एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये हो गया स्वर्ण युग विजयनगर में कृष्णदेव राय के शासनकाल का। साहित्य और संस्कृति की बात करें तो संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषा के कवियों और विद्वानों को कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। ठीक है, अपने दरबार में रहने के लिए जगह दी थी ताकि अलग अलग ग्रंथों को वो लिख सकें। और कृष्णदेव राय ने खुद एक तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमुक्तमाल्यदा। ठीक है, नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किस भाषा में था? ये तेलुगु भाषा में था। किसके ऊपर लिखा था ये? तमिल भक्ति संत कवियत्री थी। कवियत्री मतलब जो कविता वगैरह लिखती हैं, और तमिल वाले रीजन की थी, मतलब तमिलनाडु वाले जगह की हम बोल सकते हैं, साउथ इंडिया की थी, भक्ति संत थी ये। ठीक है, नाम क्या है इनका? आंडाल है। इनकी कहानी पर आधारित है ये अमुक्तमाल्यदा। ठीक है, तो ये क्या है? ये महाकाव्य है। ओके, तो इस ग्रंथ में क्या क्या बातें बताई हैं कृष्णदेव राय ने? इसमें सुशासन मेंशन किया गया है, मतलब कि शासन को अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है, जनता के लिए भला कैसे किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। और वहीं राजकीय नीति इसमें बताई गई है कि किस तरीके से राजनीति करनी है, किस तरीके से राज चलाना है। फिर स्थापत्य और धर्म की अगर हम बात करें तो स्थापत्य मतलब क्या होता है? जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, अलग अलग इमारतें जो खड़ी की जाती हैं, वो होता है स्थापत्य। ठीक है, और स्थापत्य कला क्या होती है? उन्हीं इमारतों को बनाने की कला। तो कई सारे मंदिरों को दान और संरक्षण दिया गया कृष्णदेव राय के समय पर, जिसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है और एक उनकी राजधानी विजयनगर में लोकेटेड विट्ठल मंदिर है। इसी विजयनगर का आज का नाम है हम्पी। ठीक है, ये आप हम्पी के नाम से जानते होंगे, 50 रुपये के नोट के पीछे ये छपा रहता है। ठीक है, तो ये स्टोन का रथ है जिसको ये हाथी खींच रहे होते हैं। उसके अलावा ये आपको देखने को मिलेगा महामंडप नाम का एक स्ट्रक्चर विट्ठल मंदिर में, क्योंकि इसी तरीके के और भी बहुत सारे वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ठीक है,
तो ये है विट्ठल मंदिर और ये है आपका तिरुपति मंदिर। ठीक है, विट्ठल मंदिर के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं कि इसमें जो स्तंभ हैं ना उनको संगीत स्तंभ कहा जाता है। मतलब जब उन स्तंभों पर प्रहार किया जाता है ना, उनको जब बजाया जाता है ढोलक की तरह, तो वो अलग अलग संगीत स्वर निकालते हैं। संगीत स्वर जैसे कि सारेगामापा होते हैं ना, ठीक उसी टाइप की लय निकालते हैं ये। तो ये एक यूनिक फीचर है इनमें। फिर उसके बाद में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पास, उसकी बात हो रही है, डोमिंगो पायस की। तो ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। सबसे पहले तो लोकेशन देख लो, तो ये है अपना इंडिया। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में वेस्ट में देखो तो ये वेस्ट में या पश्चिम में, तो ये वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप में आपको ये कंट्री देखने को मिलेगी छोटी सी, ये है पुर्तगाल। इसी पुर्तगाल से ये आया था डोमिंगो पायस। ठीक है, इस तरीके से ये अफ्रीका को, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत में आते थे पुर्तगाली। उस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि विजयनगर एक तो आया ये, और राजधानी का इसने विस्तृत वर्णन किया, यानी कि विजयनगर का वर्णन कर रहा है। क्या बोल रहा है कि विजयनगर जो है वो रोम जितना विशाल है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो रोम कहाँ है? रोम है इटली में। ठीक है, इटली आपको देखने को मिलेगा। भारत से वेस्ट में जाओ, यूरोप आ गया। यूरोप में एक कंट्री है, ये इस तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, मैप थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, आपको पता ही है, मैंने सारी की सारी मैपिंग करा रखी है। तो ये जो कंट्री है ये है इटली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसको। तो इटली में यहाँ पर लोकेटेड है रोम। ठीक है, ये रोम उस समय पर बहुत फेमस था, रोमन साम्राज्य नाम से। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था रोम का भी। ठीक है, तो रोम से तुलना की है विजयनगर की, किसने? डोमिंगो पायस ने। चलिए अब आगे चलते हैं। और विजयनगर साम्राज्य देख लिया, अब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, क्योंकि हर साम्राज्य का पहले उदय होता है फिर वो पतन की तरफ जाने लगता है, तो इसका भी पतन होता है। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु जो हो जाती है वही चीज़ खराब होती है। 1529 में बीमारी की वजह से कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक बैटल होता है, तालीकोटा का बैटल, 1565 में। ये याद रखना कब हुआ था? 1565 में। ठीक है, दक्कन सल्तनतों ने गठबंधन बना लिया था। कहाँ है हमारी दक्कन सल्तनतें? तो दक्कन सल्तनतें विजयनगर के नॉर्थ में थी। ठीक है, यहाँ पर ये विजयनगर है और ये दक्कन सल्तनतें हैं, पांचों की पांचों। इन्होंने क्या किया था? गठबंधन बना लिया, और उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, और हराया जाता है राम राय को। राम राय कौन था? कृष्णदेव राय के दामाद थे। ठीक है, दामाद कौन होता है पता ही होगा, जो बेटी है, बेटी का जो हस्बैंड होता है वो दामाद हो गया। तो कृष्णदेव राय का दामाद राम राय, राम राय के नेतृत्व वाली विजयनगर की सेना थी, उसको पराजित किया था दक्कन सल्तनतों ने। तो तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? दक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर की सेना, या वर्सेस राम राय हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब युद्ध हुआ है तो युद्ध का कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा। परिणाम क्या निकल कर आता है? विजयनगर नगर को लूट लिया गया था। जो भी घर थे, दुकानें थी, महल, मंदिर, सबको नष्ट कर दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जनसंहार हुआ। जनसंहार मतलब लोग मारे गए बहुत बड़ी संख्या में। नगर जो है वो खंडर में बदल दिया गया, क्योंकि युद्ध हुआ है भाई। पूरा का पूरा विजयनगर जो सिटी है उसको पूरा खंडर में बदल दिया गया। ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य तक। इसका अंत हो जाता है बाद में जाकर। ठीक है, तो ये खत्म होता है विजयनगर साम्राज्य। अब आ जाते हैं बहमनी सल्तनत पर। तो विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? अभी हमने देखा था 1336 में। ठीक है, याद करते चलो अभी के अभी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ है। उसके बाद में स्थापित होगी बहमनी सल्तनत, जो कि 1347 में स्थापित हुई। तो इसकी विशेषता क्या क्या थी? ये दक्कन का प्रमुख मुस्लिम राज्य था। ठीक है, यहाँ का मुस्लिम राज्य है ये। और बहमनी सल्तनत टूटकर 5 राज्यों में बट गई थी। वो राज्य कौन कौन से थे? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार और बीदर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है बीजापुर की सल्तनत। पहले ये पूरी की पूरी बहमनी थी, लेकिन अब ये टूट चुकी है। तो ये बीजापुर बन गई, ये बीदर सल्तनत बन गई, ये वाली गोलकोंडा सल्तनत बन गई, ये अहमदनगर सल्तनत बन गई, और ये बेरार की सल्तनत बन गई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो हमने देख लिए। इन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनतें कहा जाता है। पांचों की पांचों को मिलाकर हम बोलते हैं दक्कन सल्तनतें। फिर तरफदार कौन थे? सवाल ये है। तो तरफदार, जब बहमनी राज्य एक था, मतलब जब ये अलग अलग टूटे नहीं थे, जब ये पूरा एक था ना, तो उसी में ही प्रांत हुआ करते थे। प्रांत मतलब जैसे जो आज के स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं, तो वैसे ही बहमनी सल्तनत में प्रांत बनाए गए, राज्य बनाए गए, उसमें कुछ प्रशासक बिठाए गए जिनको तरफदार बोला गया। ये तरफदार जो थे
ये बाद में चलकर इन्होंने अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि अब हम बहमनी राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इस तरीके से 5 राज्यों में टूट गई बहमनी सल्तनत, ठीक है, और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। यही थे तरफदार, ठीक है, बहमनी सल्तनत के प्रांतों के प्रशासक, याद रखना। उसके बाद में अब खत्म हो चुकी है दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, तीनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य शुरू होता है बाबर से। ये बाबर कहाँ से आया था? ये आया था समरकंद से, वर्तमान उज़्बेकिस्तान, वहाँ से निष्कासित हुआ था, वहाँ से निकाल दिया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये तो अपना इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में जाओ या नॉर्थ वेस्ट में, या हिंदी में मैं बताऊँ तो उत्तर पश्चिम में आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इसी उज़्बेकिस्तान में यहाँ पर लोकेटेड है ये समरकंद नाम की जगह। इसी समरकंद से बाबर को बाहर निकाल दिया गया था। फिर ये भारत की तरफ आता है और भारत में युद्ध करता है, ठीक है, भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। बाबर तैमूर वंश से संबंधित था। तैमूर कौन था? जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उसी के वंश से ये संबंधित था, ठीक है। तो ये कौन है बाबर? ये तुर्क मंगोल शासक था, मतलब तुर्क भी था, मंगोल भी था। क्यों? क्योंकि इसके जो पिता थे वो तो तुर्क थे, तैमूर के वंशज थे, और जो माता जी थी वो मंगोल की वंशज थी, इसीलिए इसको तुर्क मंगोल बोला जा रहा है। और ये सैन्य रणनीतिकार भी था, मतलब सेना को अच्छे से चलाना जानता था, युद्ध कैसे किया जाएगा वो भी अच्छे से जानता था। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है। अब कब होता है? 1526 में। ये भी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो थी, जैसे इंडिया की जब हम बात करें तो यहाँ नॉर्थ में तो थी दिल्ली सल्तनत, इसमें भी लास्ट वंश कौन सा था? लोदी वंश था। लोदी वंश में भी इब्राहिम लोदी लास्ट राजा रह गया था। इब्राहिम लोदी के समय पर ही बाबर आ जाता है, अटैक कर देता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? बारूद का, तोप खाने का और तोड़ेदार बंदूकों का प्रभावी उपयोग किया था, याद रखना। इसी युद्ध में सबसे पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल होता है। तोप खाने मतलब तोपों का इस्तेमाल होता है, तोड़ेदार बंदूकों का इस्तेमाल होता है। तोड़ेदार बंदूक मतलब कि इसमें जलती हुई रस्सी जो है वो छुलाई जाती थी, तो उससे फिर बारूद की मदद से जो है वो गोली बाहर निकलती थी बंदूक में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने इस्तेमाल की थी। तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है प्रथम पानीपत के युद्ध के साथ में ही, ठीक है। बाबर और भारत की जब हम बात करें तो बाबर ने लिखी थी बाबरनामा, इसमें उसने अपने कुछ विचार दिए हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, क्या थी? बाबरनामा, ठीक है। आत्मकथा क्या होती है? जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है वो चीज़ आत्मकथा होती है। तो इससे बाबर के व्यक्तित्व और विचारों की जानकारी मिलती है हमें, वो कैसा इंसान था, उसके विचार क्या थे, उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। तो क्या लिखा है इसमें कि बाबर एक बौद्धिक है, बौद्धिक मतलब बहुत ज़्यादा होशियार है, ये जिज्ञासु है, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता है बहुत ज़्यादा, और संस्कारी व्यक्ति है ये, ठीक है। इसे वास्तुकला मतलब जो इमारतें या जो बिल्डिंग बनवाई जाती हैं वो कैसे बनवाई जाएंगी और किस तरीके से बनवाई जाती हैं, उसमें, कविता में, पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में रुचि थी। वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे, ठीक है। ये भारत को शुरू में बोलता है अल्प आकर्षणों का देश। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत को अल्प आकर्षणों का देश किसने बोला है, तो आप क्या आंसर दोगे? बाबर ने बोला है, ठीक है। और बाबर ने भारत को विशाल, समृद्ध और सोना चांदी से भरपूर देश भी बताया। भारत बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है इसमें, बहुत सोना चांदी है, ये भी बताया। भारत के शिल्पकारों की तारीफ कर रहा है, ये कारीगरों की तारीफ कर रहा है। शिल्पकार मतलब छोटे छोटे जो काम करते हैं हाथों से, जो डिज़ाइन वगैरह का काम करते हैं, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है उन पर डिज़ाइन करता है, कोई सोने जो सुनार है वो है, ठीक है, कोई लोहार है, तो ये शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए, वही हाथों से काम करने वाले। तो ऐसे यहाँ के शिल्पकार और कारीगर भी पसंद आए थे। फिर भारत की समृद्धि और संसाधनों से प्रभावित होकर उसने यहीं पर भारत में ही अपना शासन स्थापित करने का निर्णय लिया था। तभी तो वो वापस नहीं गया था, उसने भारत की चकाचौंध देख ली थी इसीलिए। और बाबर एक निर्दयी विजेता भी था, वो किसी पर भी दया नहीं करता था। उसने बहुत सारे नगरों में हत्याएं करवाई थी और महिलाओं और बच्चों को दास यानी कि गुलाम भी बनाया था, ठीक है। बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं जो है वो राजा बनता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 4 साल के अंदर ही। 1526 में भारत में आया, 1530 में मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा हुमायूं जो है वो राजा बनता है और उसने अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। किसको? हुमायूं को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था।
मतलब हुमायूं का मतलब पता है, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। और बेचारे का जो नाम है, जो उसके नाम का मतलब है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है उसके साथ में। उसको भागना ही पड़ रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि ये शेर शाह सूरी से युद्ध होता है उसका। ये शेर शाह सूरी कौन था? एक अफगान नेता था। अफगान नेता मतलब ये भारत है, ये पाकिस्तान, और यहीं पर ही इधर ही है अफगानिस्तान। तो यहीं से इसके जो पूर्वज थे वो भारत में पहले ही आ गए थे। तो ये शेरशाह सूरी को इसीलिए अफगान नेता बोला जाता है। बाकी इसका जन्म तो भारत के अंदर ही हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया था? उत्तरी भारत के बड़े भाग पर शासन स्थापित किया। ये है इंडिया का साउथ वाला पार्ट, ये है नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है। आपको देखिए तो ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से। तो उत्तरी भारत पर इसने शासन स्थापित किया था। कई दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए इसने। और इसका शासन अल्पकालिक रहा, थोड़े ही समय के लिए रहा, क्योंकि बाद में हुमायूं आ गया था, उसने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। मतलब शेर शाह सूरी थोड़े समय के लिए आया था, उसके बाद में 2-3 शासक और आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं वापस आ जाएगा और अपना शासन वापस से स्थापित कर लेगा, मुगल साम्राज्य को वापस से स्थापित कर देगा, ठीक है। फिर जो हेमू था, हेमू कौन था? ये सूरवंश जो था, सूरवंश कौन सा वंश? इसी शेर शाह सूरी का ही वंश था ये, ठीक है। तो सूरवंश जो था उसके अंतिम शासकों के अधीन सेनापति था ये। जो लास्ट के 2-4 रूलर आए थे, ठीक है, उसी के अधीन में ये था सेनापति, और वहाँ का वजीर था। वजीर हम बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, ठीक है, हेमू नाम का इंसान। फिर इसने क्या किया था? जब सारे के सारे सूरवंश के शासक खत्म हो गए, उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक डिक्लेयर कर दिया। इसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया थोड़े से समय के लिए, लगभग 1 महीने के लिए। और किस नाम से इसने रूल किया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से, ठीक है। तो इसके नाम से इसने शासन किया था दिल्ली पर। लेकिन फिर क्या होता है? अकबर जो है वो आ जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, ये भी डेट आपको याद रखनी है। हेमू और अकबर के बीच में ये पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। क्यों लड़ाया गया था? क्योंकि हेमू जो है वो दिल्ली पर आकर बैठ गया है, लेकिन दिल्ली तो अकबर की है भाई, तो अकबर को दिल्ली वापस चाहिए, ठीक है। इसीलिए अकबर जो है वो युद्ध करेगा हेमू के साथ में, और इसी युद्ध में हेमू घायल हो जाएगा, और इसको बंदी बनाकर अकबर के सामने लेकर आया जाएगा। अकबर उसका सिर धड़ से अलग करवा देगा, मरवा देगा उसको। वहीं पर हेमू की कहानी खत्म हो जाती है, और अकबर ने दोबारा से दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसी के साथ में मुगल सत्ता मजबूत हो जाती है। यहाँ से अब हम बात करेंगे अकबर की, ठीक है। तो साथ के साथ रिकॉल करो ज़रा मेरे साथ। सबसे पहले था बाबर, बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। फिर हुमायूं आया था, ठीक है, और हुमायूं बेचारा भागता ही रहा था। और हुमायूं के बाद में आया था अकबर। अकबर जो है वो डायरेक्टली नहीं आया था, वैसे तो बेसिकली बीच में शेर शाह सूरी आया था। लेकिन अगर हम बेटे की बात करें तो बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब कहानी क्या है कि हुमायूं की हो चुकी है मृत्यु, और उस समय पर अकबर सिर्फ और सिर्फ 13 साल का है, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में ही उस बेचारे को सम्राट बनाना पड़ता है। अकबर जो है वो सम्राट बन जाता है। अकबर ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये चाह रहा है कि ये सब का सब मुगल शासन के अधीन आ जाए। बहुत बड़ा अपना शासन बनाना चाहता था ये। तो प्रारंभिक काल जो रहे अकबर के, उसमें इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और लंबे घेराव के बाद वहाँ पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर राजस्थान में ही लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर लोकेशन हो तो ये रही। तो यह राजस्थान यहाँ पर इंडिया के मैप में वेस्ट की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान को अगर हम जूम करके देखें तो इस वाली जगह पर लोकेटेड है ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसी चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का किला है, और इसी के चारों तरफ घेरा डाल लिया था अकबर ने, और इस किले को फिर उसने जीत लिया था, ठीक है। तो जब उसने चित्तौड़गढ़ जीत लिया तो उसी दौरान बहुत बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए थे, और बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर क्या होता है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जौहर वो प्रथा थी जिसमें राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब पूरा का पूरा एक ग्रुप मिलकर जो है वो अग्नि में प्रवेश कर जाता था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, पूछी जा सकती है कि जौहर क्या था। तो अग्नि में प्रवेश कर जाती थी महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए, क्योंकि ये जो सेना जीतेगी तो ये इनको गुलाम बना लेगी, अपने साथ में ले जाएगी इन महिलाओं को, इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी सारी की सारी महिलाएं, ठीक है। बाद में अकबर ने केवल युद्ध नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते और कूटनीति का भी सहारा लिया।
मतलब शुरुआत में अकबर बहुत ज़्यादा क्रूर है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे समझ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध से उसका शासन नहीं बनाए रखा जा सकता। तो उसने राजनीतिक समझौते भी किए, अलग अलग लोगों से बातें की, एग्रीमेंट करे, कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति मतलब कि बातचीत करना, ठीक है, कोई सोल्यूशन निकालना उनके साथ में मिलकर, बिना उनसे युद्ध किए। तो इसी कूटनीति का एक हिस्सा था विवाह संबंध बनाए अलग अलग लोगों से। तो राजपूत राजकुमारियों से विवाह के संबंध भी बनाए थे, ठीक है। तो इससे जो राजपूत थे वो अब अकबर के साथ में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक फेमस एग्जाम्पल किसका है, जो आमेर के राजा भारमल थे उनकी बेटी हरखाबाई की शादी की गई थी अकबर के साथ में, जिसको आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो राजपूतों और क्षेत्रीय शासकों को उच्च प्रशासनिक पद दिए थे अकबर ने। यहाँ से अकबर चेंज हो रहा है ना, अब वो समझ पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध से काम नहीं चलेगा। तो पहला तो उसने राजनीतिक समझौते किए, कूटनीति का उपयोग किया, फिर राजपूत राजकुमारियों से विवाह संबंध बनाए, फिर राजपूतों को और जो अलग अलग क्षेत्रीय शासक थे, मतलब छोटे छोटे लेवल पर जो छोटी छोटी जगहों पर राजा बैठे हुए थे, उनको उन्होंने उच्च प्रशासनिक पद दिए थे, ठीक है। अपने प्रशासन के अंतर्गत उसने ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको बिठाया था। जो जजिया कर था, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसको समाप्त किया। सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल क्या होता है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, मतलब कि किसी भी धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी फोर्सफुली उसका धर्म परिवर्तित नहीं कराना चाहिए। तो सबके सब सुलह के साथ में रहें, एक साथ में रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते रहें, वही है सुलह कुल की नीति, ठीक है। तो अकबर का शासनकाल रहता है 1556 से 1605 तक, लगभग 50 वर्ष तक चलता है। और उसके दरबारी इतिहासकार का नाम था अबुल फजल, ये भी याद रखना। फिर अकबर के समय संस्कृति और शिक्षा क्या थी, तो अकबर खुद तो निरक्षर था। निरक्षर मतलब कि पढ़ लिख नहीं सकता था, पढ़ा लिखा नहीं था ये, ठीक है। फिर भी उसे फारसी और भारतीय ग्रंथों को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, बहुत इंटरेस्टेड था ये ग्रंथों को समझना, नॉलेज को गेन करने में इंटरेस्टेड था। तो उसने अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को आमंत्रित किया, अलग अलग विद्वान बुलाए कि आओ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फतेहपुर सीकरी में इसने एक अनुवाद भवन भी बनवाया था, ठीक है। इसी अनुवाद भवन में क्या करवाया था, अनुवाद भवन मतलब कि यहाँ इस बिल्डिंग में क्या होगा, बैठकर ट्रांसलेशन किया जाएगा अलग अलग ग्रंथों का। तो प्रमुख संस्कृत ग्रंथ थे, उनका फारसी में अनुवाद कराया गया था, ठीक है। इसमें क्या थे, महाभारत थे। तो ये पॉइंट याद रखना कि महाभारत को किस नाम से फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था, रज़्मनामा के नाम से, ठीक है। रज़्मनामा का मतलब क्या होता है, युद्ध का ग्रंथ। और रामायण को भी ट्रांसलेट करवाया था, भगवद गीता को, पंचतंत्र को, इन सभी को अकबर ने ट्रांसलेट करवाया। फिर फतेहपुर सीकरी का पंचमहल ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, फतेहपुर सीकरी में ही लोकेटेड है पंचमहल जो है, ठीक है। 5 यहाँ पर आपको जो मंजिलें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलें अब आगे। फिर इसके बाद में आता है जहांगीर। कौन था जहांगीर, अकबर का बेटा। तो बाबर हुआ, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो था, इसने अपने पिता की तरह ही, मतलब अकबर की तरह ही कला और वास्तुकला में रुचि दिखाई, ठीक है। वास्तुकला अगेन मैं बताऊं, जो इमारत बनाने की कला है, जैसे ये पंचमहल बनाया गया है, इसको बनाने की जो डिज़ाइन है यही है वास्तुकला, ठीक है। तो इसी वास्तुकला में ये जहांगीर भी इंटरेस्टेड था। इसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था दक्कन की ओर, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो गई। फिर शाहजहां की बात हो रही है, ये शाहजहां था जहांगीर का पुत्र। तो अगेन दोबारा से आ जाओ, बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची, वास्तुकला चरम पर पहुंची है, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण है ताजमहल का, जो विश्व का एक अजूबा माना जाता है। तो यहाँ पर वास्तुकला जो है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाई थी जो दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। और ये काल जो था, ये मतलब शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, ये कला और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब इसमें कला बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। कला में कुछ भी है, कला में जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, संगीत वगैरह, ये सब। और स्थापत्य कला क्या होती है, जो वास्तुकला होती है, सेम हम बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग बनाने की कला जो है, इसका स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यही है ताजमहल का। तो इस समय संगीत का डेवलपमेंट होता है,
सुलेख का डेवलपमेंट होता है। सुलेख क्या होता है? कैलीग्राफी, मतलब एक अच्छी सी जो हैंड राइटिंग होती है, एक बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होती है, उस चीज़ का यहाँ पर विकास होता है। लघु चित्रकला का भी विकास होता है। लघु चित्रकला मतलब क्या होती है? छोटी छोटी पेंटिंग बनाई जाती है बहुत डिटेल के साथ में, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ठीक है। क्योंकि बुक में जो था वो सब के सब एक साथ में मेंशन थे। ये जामा मस्जिद मेंशन नहीं थी, ये मैंने मेंशन कर दिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, सब एक साथ में मेंशन कर दिए थे। तो ये बात याद रखने वाली है कि अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था और दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। अब शाहजहां का बेटा था औरंगज़ेब। इस औरंगज़ेब की कहानी क्या थी? सबसे पहले तो 1657 में शाहजहां पड़ जाता है बीमार। अब वो बीमार पड़ गया तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब गद्दी पर कौन बैठेगा भाई। तो शाहजहां तो चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने, ठीक है, लेकिन औरंगज़ेब नहीं चाहता था, औरंगज़ेब खुद राजा बनना चाहता था। इसी वजह से यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। तो हमने मुगल्स का मैप नहीं देखा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो अकबर के समय जो था मुग़ल साम्राज्य, वो इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य था, ठीक है। ये वाला हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाले एरिया को छोड़कर ये है पूरा अकबर का साम्राज्य, ठीक है। फिर जो औरंगज़ेब आता है ना, वो इसका और ज़्यादा विस्तार करता है। तो दक्षिण की तरफ थोड़ा सा विस्तार कर लेता है, थोड़ा इधर विस्तार कर लेता है, लेकिन ये वाला एरिया उसके हाथ से निकल जाता है। तो अब कौन सा एरिया रहेगा मुग़ल साम्राज्य के अंडर में? इतना एरिया रह जाता है, ठीक है। ये औरंगज़ेब का था, क्लियर। तो औरंगज़ेब ने क्या किया था? अपने भाइयों को मारा था इसने। इसका जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, उसको हरा दिया था युद्ध में और उसकी हत्या कर दी थी। और जो इसके भाई थे उनको इसने सत्ता से हटा दिया था। किसी को इसने देश निकाला दे दिया, किसी को जेल भिजवा दिया, कुछ इस तरीके से इसने काम किए। और शाहजहां जो था उसको आगरा के किले में कैद कर दिया, ताकि शाहजहां जो है वो इसका औरंगज़ेब को राजा बनने से रोक ना सके, ठीक है। क्योंकि अभी शाहजहां जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, मुग़ल राजा तो अभी शाहजहां ही है ना। अगर शाहजहां ये बोल दे जनता को या दरबारियों को कि मैं औरंगज़ेब को राजा बनाना नहीं चाहता, तो सबके सब औरंगज़ेब के खिलाफ हो जाएंगे, फिर वो बेचारा राज कैसे कर पाएगा। इसीलिए उसने शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद कर लिया। उसके बाद में 1658 में इसका राज्यारोहण हो जाता है। राज्यारोहण यानी कि गद्दी पर बैठता है, राज तिलक होता है इसका, ठीक है। ये भी डेट याद रखना 1658 की। और कौन सी उपाधि ली थी औरंगज़ेब ने? आलमगीर की उपाधि ली थी। आलमगीर मतलब विश्व विजेता, तो ये भी याद रखना, ओके। तो इसका शासनकाल था लगभग 49 सालों तक का, क्योंकि 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर मुग़ल साम्राज्य उसके समय में सबसे अधिक विस्तृत हुआ, औरंगज़ेब के समय में। और जीवन के अंतिम 25 वर्ष जो थे वो दक्कन में युद्ध करते हुए बताए इसने। हम बोल सकते हैं मराठों के साथ में इसने युद्ध करता रहा था बेचारा 25 सालों तक। अब इतने सालों तक जब युद्ध करता रहेगा तो उससे राजकोष कमज़ोर होगा, खजाना खाली होगा, है ना। तो जब पैसे नहीं होंगे तो प्रशासन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, लोगों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में इसी वजह से क्या होने लगता है, जो राजकोष खाली होने लगता है ना, इसी वजह से बाद में चलकर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य बहुत जल्दी पतन की तरफ जाने लगता है। तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य का पतन तेज़ हो जाता है। पतन हुआ नहीं है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, और भी शासक बनेंगे, अभी बहुत सारे शासक बनेंगे, लेकिन कोई भी मजबूत शासक अब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो औरंगज़ेब की धार्मिक नीति क्या थी? ये सुन्नी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, क्योंकि इस्लाम जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो थे सुन्नी, ठीक है, सुन्नी इस्लाम वाले लोग थे, और एक थे शिया इस्लाम वाले लोग, ठीक है। तो औरंगज़ेब इस सुन्नी इस्लाम को मानता था, इसी का ही कट्टर अनुयायी था। फिर संगीत, नृत्य जैसी गतिविधियां जो थी, इस पर औरंगज़ेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो गतिविधियां चल रही हैं ये इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रही हैं, इस्लाम में ये सारी बातें गलत बताई जाती हैं। इसीलिए उसने सब पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और इसने जजिया कर को दोबारा से लागू किया और तीर्थ यात्रा कर को दोबारा से लागू किया, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर क्या होता है, जो लोग जैसे जो गैर मुस्लिम लोग थे वो अगर अपने किसी तीर्थ स्थल पर घूमने जा रहे हैं, जैसे किसी मंदिर वगैरह जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उनसे कर लिया जाएगा कि वहाँ जाने के लिए तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ औरंगज़ेब ने दोबारा से लगाई थी। और जो अकबर था उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों को ही हटा दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर है, अब मुग़ल खड़े थे तो मुग़लों का भी कोई ना कोई प्रतिरोध करेगा ऑब्वियसली।
तो यहाँ से जो भी पार्ट बचता है PDF का उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।